हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वह है संविधान का राजनीतिक दर्शन। ये हमारा क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का यूनिट नंबर 10 है और जो हमारा बुक का नेम है वो है भारत के संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो ये जो हमारी बुक है ना, इसका ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड बुक जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये बाकी चैप्टर से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी बोल सकते हैं और थोड़ा सा हटके है। हमने अभी तक जो पढ़ा ना, वो हमने सारे चैप्टर्स में यही पढ़ा कि ये एक हमारा वर्ड है और इसको हम किस तरीके से जानते हैं, उसकी डेफिनेशंस हो गई, ठीक है, उसकी विशेषताएं हो गई। अभी तक हम ये चीज़ें देखते आ रहे थे, बट अब हम इसमें क्या देखेंगे कि जो हमारा संविधान है उसका राजनीतिक दर्शन क्या है, यानी कि हमें इसमें संविधान के बारे में ही पढ़ना है। हम अभी तक पढ़ते आए कि हमारा संविधान क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं, बट अब हम इसमें कुछ हटके पढ़ेंगे संविधान के बारे में। तो इसमें जो संविधान का दर्शन है ना, सबसे पहले देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। तो संविधान के दर्शन से जो आशय है वो है संविधान में जो उल्लेखनीय देश के मूल्य व आदर्श हैं उससे रिलेटेड अब हमें पढ़ना है। यानी कि जो संविधान में लिखा गया है ना देश के बारे में, जो देश के बारे में बताया गया कि जो हमारा देश है वो स्वतंत्र है, ठीक है, समानता है, यहाँ पर लोकतंत्र है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये है कैसे। जैसे भारतीय संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय आदि के लिए प्रतिबद्ध है। इसी को बोलते हैं संविधान का दर्शन। इन सब के साथ इसके दर्शन को शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए, ये भी हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट मूल्य है संविधान का। भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता है, अल्पसंख्यक के जो अधिकार हैं, ठीक है, और उन अधिकारों का जो सम्मान करना हमें भारतीय संविधान सिखाता है, धार्मिक समूहों का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संघवाद आदि का भी समावेश हुआ है। संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम सार संक्षेप संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किया गया है। यानी कि जब हमने संविधान की प्रस्तावना अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि लोकतंत्र, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, इसका आपको समावेश देखने को मिलता है हमारे प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना एक इंट्रोडक्शन है हमारे भारतीय संविधान का। तो जब हमारे इंट्रोडक्शन में ही इतने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि हमारे देश के संविधान के बारे में बताते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, हमारा जो पूरा इतना बड़ा संविधान है, इतना बड़ा लिखित संविधान है हमारा, उसके अंदर इन वर्ड्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और इन्हीं वर्ड्स के ऊपर हमारा जो संविधान है वो टिका हुआ है। यानी कि ये जो वर्ड्स है ना, ये सारे आधार हैं हमारे संविधान के। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है और यही है हमारे भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन कह लो या फिर हमारे संविधान का दर्शन कह लो, सेम ही बात है। तो आप लोगों को ये चीज़ तो पता ही होगी कि जो संविधान है वो है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो हम पढ़ेंगे तो कुछ विशेषताएं, क्योंकि इसमें ना पूछा जा सकता है कि हाँ आप संविधान की विशेषताएं बताइए, क्योंकि हमारा ये जो पूरा बुक है वो संविधान से ही रिलेटेड है। बाकी आप लोगों को संविधान के बारे में पता होना चाहिए कि संविधान क्या है। आप जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप हर आंसर में यही लिखेंगे संविधान की डेफिनेशन, देन आप अपना जो मेन पॉइंट होगा वो लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको संविधान की विशेषताएं बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ है, जो संविधान है ना हमारा, वो विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। आपको पता होगा हमारे संविधान को, हमारे भारतीय संविधान को उधारी का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान सभा के जो सदस्य थे ना, उन्होंने पूरे देश के अलग अलग संविधानों को रीड आउट किया, ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी और उसमें से जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे ना वो सारे हमारे भारतीय संविधान के अंदर जोड़े गए हैं। इसी वजह से हमारे भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। और ये एक विशेषता है कि हर पूरे देश के अच्छी अच्छी जो पॉइंट्स है उसको उठा के हमारे भारतीय संविधान में डाला गया है। तो ये क्या है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। तो ये इसका हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है लिखित तथा विशाल संविधान। आपको पता होगा कई देशों में ना अलिखित संविधान भी चलता है, बट हमारे भारत में लिखित संविधान है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बनता है, बहुत अच्छी विशेषता बनती है। सेकंड इसमें ही लिखा हुआ है विशाल। हमारा जो भारतीय संविधान है वो देश का सबसे बड़ा और सबसे विशाल संविधान है, तो ये भी इसकी विशेषता हो गई।
हमारे संविधान में ना कठोरता और लचीलापन दोनों देखने को मिलता है, जबकि हम बाकी देश के जो संविधान देखेंगे ना, कुछ कठोर होंगे तो कुछ लचीले होंगे। बट हमारे देश का जो संविधान है ना, वो कठोरता के साथ साथ लचीलापन भी उसमें देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत प्लस पॉइंट के रूप में हमें पता चलता है। और अगर आपको ना इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना, तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी, और अगर नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसका एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखा है। फोर्थ पॉइंट है हमारा संसदीय व्यवस्था। हमारे भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया था, जिससे क्या होता है, जो कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है ना, उसके अंदर एक अच्छा जुड़ाव रहता है। जहाँ पे संसदीय व्यवस्था नहीं है जिन देशों में, उसमें कई बार देखने को मिला ना कि कार्यपालिका जो हमारी विधायिका है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, ठीक है, और वहीं जो हमारी विधायिका है वो कार्यपालिका को एलिगेट कर रही है। बट हमारे भारतीय संविधान में क्योंकि संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, इसी वजह से जो हमारी व्यवस्थापिका कह लो या फिर विधायिका कह लो, वो कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, और जो हमारी कार्यपालिका है वो हमारे व्यवस्थापिका के ऊपर उत्तरदायी है। तो इन दोनों में क्या रहता है ना, एक अच्छा जुड़ाव रहता है, दोनों में दोस्ती वाला चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर कुछ भी गलती होती है ना कार्यपालिका से, तो क्वेश्चन जो रेज होगा वो विधायिका के ऊपर भी होगा। और सेम चीज़ है कि अगर विधायिका कुछ गलत करती है या फिर विधायिका के हाथों कुछ गलत होता है, तो क्वेश्चन जो पूछ सकती है जनता, मीडिया, ठीक है, सरकार, वो किससे पूछ सकती है, कार्यपालिका से भी पूछ सकती है। इस वजह से जो दोनों है ना वो अच्छे से काम करते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है हमारा कि हमारे पास संसदीय व्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, यानी कि यहाँ पे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। हमारे जो देश के नागरिक हैं उनके पास मौलिक अधिकार हैं, उनको पता है कि हमारे जो अधिकार हैं इसका हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यह हमारे पास प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ मूल कर्तव्य भी हमें बताए गए हैं कि हम अगर देश के नागरिक हैं तो हमें कुछ काम करना भी इम्पोर्टेंट है, वो सारे संविधान के अंदर वर्णित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि जिस तरीके से एक नागरिक को बताया गया है मौलिक कर्तव्यों के द्वारा कि आपको ये काम करने चाहिए एक देश के नागरिक होने के प्रति, तो उसी तरीके से हमारे देश की जो सरकार है उसको भी कुछ सजेशन दिए गए हैं कि अगर आप ऐसा ऐसा काम करोगे तो वो हमारे देश के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जोर ज़बरदस्ती, जैसे मौलिक कर्तव्यों के लिए हमारा जो सरकार है, हमारा देश है, ये संविधान है, वो हमारे ऊपर कोई भी फोर्स नहीं डालता है, उसी तरीके से सरकार के ऊपर भी नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो फॉलो करने के लिए ना तो जनता कोई दबाव डाल सकती है, ना ही सरकार कोई दबाव डाल सकती है, क्योंकि सरकार को तो फॉलो करना है, मीन्स विपक्षी दल कोई दबाव नहीं डाल सकता। और ना ही हमारे देश का संविधान कोई फोर्स करता है कि आपको ये करना ही करना है, ये एक सजेशन के रूप में काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका। सबसे प्लस पॉइंट है हमारा कि हमारी जो न्यायपालिका यानी कि हमारे जो कोर्ट है ना वो स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर ना तो जनता प्रेशर डाल सकती है, ना ही पॉलिटिशियन प्रेशर डाल सकते हैं, ठीक है, ना ही हमारी कार्यपालिका, ना ही हमारी विधायिका, कोई भी इसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता। सबसे ऊपर जो है हमारी न्यायपालिका है। न्यायपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है, सिर्फ और सिर्फ संविधान के प्रति उत्तरदायी है। उसके बाद हमारा आ जाता है लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट, जो कि है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि अगर हम 18 प्लस हैं तो हम वोट दे सकते हैं एक भारतीय नागरिक होने के बतौर। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है, ठीक है, उसको बनाया किसने था, आप लोगों को पता होगा, भारतीय संविधान सभा ने। तो भारतीय संविधान सभा बनाने का आइडिया किसका था, यानी कि सबसे पहले भारतीय संविधान सभा बनाने के लिए जो प्रथम मांग की थी वो किसके द्वारा की गई थी और कैसे की गई थी वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें जो संविधान से रिलेटेड है, यानी कि संविधान की डेफिनेशन, विशेषताएं, ठीक है, आलोचनाएं, सीमाएं, मैंने इसको ज़्यादा ब्रीफ में नहीं डाला क्योंकि इससे पहले 9 चैप्टर्स में हम सेम चीज़ पढ़ते आए हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 1 देखेंगे तो उसमें हमने सारी चीज़ें वहीं पढ़ी हैं। तो अगर मैं उन्हीं चीज़ों को रिपीट करती रहूँगी तो इससे क्या होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग भी थोड़े बोर हो जाओगे। इसलिए मैंने इसमें कुछ नए पॉइंट्स ऐड ऑन कर दिए जो आपके यूनिट में आएंगे ही आएंगे, सॉरी आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। बाकी आप मेरी बाकी की वीडियोस देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ये मत सोचना कि इसमें मैंने कुछ कम डाला है या मैंने इसमें पूरा सिलेबस या पूरा जो चैप्टर का कंटेंट है वो मैंने कवर नहीं किया, ऐसा नहीं है, मैंने सब कुछ कवर किया है, बस आप अच्छे से इसको पढ़ना।
तो फिर से हमारे टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, जो कि हमारा कि भारतीय संविधान सभा की जो मांग थी वो किसने की थी और कैसे की थी। तो जो भारतीय संविधान सभा है ना, इसको बनाने की जो पहली मांग की थी ना, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और इन्होंने ये किस तरीके से की थी, लंदन में एक अखबार प्रकाशित होता है, ठीक है, जिसका नाम है डेली हेराल्ड, ठीक है। इसमें इन्होंने एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें इन्होंने लिखा था कि इस संघर्ष का जो राजनीतिक समाधान है वो तभी हो सकता है जब भारत के लोग एक निर्वाचित संविधान, यहाँ पे सभा भी होगा, ठीक है, सभा द्वारा स्वयं अपना संविधान बनाए। धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ, संविधान सभा बनाने की जो मांग थी वो एक राष्ट्रीय मांग बन गई। यानी कि सबसे पहले भारतीय संविधान बनाने की मांग किसने करी, जवाहरलाल नेहरू ने करी। किस तरीके से करी, लंदन में प्रकाशित होने वाले एक अखबार के द्वारा करी। अखबार का नाम क्या है, डेली हेराल्ड। थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, बट आप फिर भी थोड़ा कोशिश करना याद रख लो। बट अगर आप इतना भी लिख दोगे कि लंदन में प्रकाशित होने वाले एक अखबार के द्वारा की गई थी तो फिर भी चल जाएगा, बट बेस्ट है अगर आप इसका नाम याद कर लो। और उसमें उन्होंने वर्डिंग्स क्या लिखी थी कि जो हमारा भारतीय संविधान, जो हमारा भारतीय राजनीतिक समाधान है वो तभी हो सकता है जब भारत के जो लोग हैं वो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा अपना संविधान बनवाएं, ठीक है। और उसके बाद ही ये जो मांग थी वो एक राष्ट्रीय मांग बन गई थी। अब हम देखेंगे कि जो राजनीतिक दर्शन है उसका क्या मतलब है। हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में भी सेम चीज ही पढ़ी है, बट वो हमने शॉर्ट में पढ़ी थी एज अ इंट्रोडक्शन। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी, जिससे आपको पूरा जो विजन है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात, संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है। अब आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि भारतीय संविधान है, ठीक है, उससे आप क्या समझते हो। आप ऐसा तो नहीं है ना सारा का सारा संविधान मुझे पढ़ के सुना दोगे कि संविधान में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, एक एक आर्टिकल्स या एक एक कानून आपको याद हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट आप क्या करोगे, आप कुछ वर्ड्स में मुझे एक्सप्लेन करोगे, संविधान की डेफिनेशन दे दोगे, ठीक है, प्रस्तावना में आने वाले कुछ वर्ड्स से मुझे एक्सप्लेन कर दोगे कि ये चीजें हैं संविधान के अंदर, और वो बिल्कुल करेक्ट होंगी। सेम चीज ही होती है राजनीतिक दर्शन हमारे भारतीय संविधान का, ठीक है। उन्हीं पॉइंट्स से सेम डेफिनेशन, सेम जो मेन आपको वर्ड्स याद होंगे, जैसे कि अल्पसंख्यक, अधिकार, स्वतंत्रता, ठीक है, इन्हीं सब चीजों से हमारा भारतीय संविधान का जो दर्शन है वो बनता है। तो मैं इसी के साथ आगे पढ़ के आपको सुनाती हूँ। आई होप आपको पढ़ने से ही क्लियर हो जाएगा, बट मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूंगी। इन अवधारणाओं की व्याख्या हमारे लिए जरूरी है। हम संविधान में व्यवहार किए गए पदों जैसे अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक अथवा लोकतंत्र से संभावित अर्थ के बारे में सवाल करें। यानी कि अगर हम भारतीय संविधान का जो राजनीतिक दर्शन है उसको क्लियर तरीके से देखना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं उसको, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो भारतीय संविधान के अंदर वर्ड्स यूज किए गए हैं, अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, ठीक है, समानता, गणतंत्र, इसका मतलब क्या है। अगर हमें ये चीजें पता होंगी ना तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा भारतीय संविधान है ना वो एक्चुअल में बोलना क्या चाहता है। तो सबसे पहले हमने ये पॉइंट पढ़ लिया, इसके बाद हम सेकंड पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे सामने एक ऐसा समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर जो है वो साफ साफ होनी चाहिए, जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं को हमारी व्याख्या से मेल खाती है। यानी कि हमारा जो समाज है, ठीक है, और जो हमारी शासन व्यवस्था जो चल रही है, यानी कि जो हमारी सरकार चल रही है, हमें उसकी तस्वीर साफ होनी चाहिए कि हमारे समाज में क्या चल रहा है और हमारा जो सरकार है वो किस तरीके से काम कर रही है और क्या सरकार के अंदर चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे हमारे संविधान में जो चीजें लिखी हुई है ना उससे। फिर आगे लिखा हुआ है हमने, संविधान के निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ है उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए। अगर हम समझना चाहते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें क्या लिखा हुआ है और एक्चुअल में हमारे समाज में, हमारी सरकार में क्या चल रहा है, तो इसके लिए हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ें, उसको समझें बहुत अच्छे से। उसके बाद ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं और आफ्टर कंपैरिजन ही हम किसी रिजल्ट पे, किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो यही होता है हमारा भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन। इस सिलसिले में हमारी अंतिम बात यह है कि भारतीय संविधान सभा की बहस के साथ, भारतीय संविधान सभा को ना, भारतीय संविधान सभा में होने वाली जो बहस है उसको जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए।
ठीक है, ताकि संवैधानिक रूप से हम बता सकें कि ये जो आदर्श कहाँ तक और क्यों ठीक है और आगे हमें इसमें क्या सुधार करने चाहिए। यानी कि अगर हमें पता होगा कि जो भारतीय संविधान सभा है उसने भारतीय संविधान बनाते हुए कौन कौन सी बहस करी, क्या क्या टॉपिक रहे, क्या उसका कंक्लूजन निकला, ठीक है, अगर हमें ये चीज़ें पता होंगी और हम उसके बाद संविधान को पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि इसमें अगर ये जो पॉइंट्स यूज किए गए हैं, कोई भी पॉइंट ले लो, लाइक स्वतंत्रता ले लो आप, अगर हमें पता है कि हमारी संविधान सभा में स्वतंत्रता से रिलेटेड जो टॉपिक था उसके ऊपर ये बहस हुई, ठीक है, इसका ये सवाल उठाए गए, उसका ये जवाब मिला, ठीक है, इतने टाइम तक बहस चली, किसने क्या बोला, अगर हम इस चीज़ को ना बहुत डीपली जाके पढ़ेंगे ना और उसके बाद अगर हम देखेंगे संविधान में कि उसकी व्याख्या क्या की गई है उस वर्ड की, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में जो वर्ड है वो कहाँ तक सही है, क्या उसको भारतीय संविधान की नींव के रूप में देखा जाना चाहिए या नहीं देखा जाना चाहिए, या फिर वो ठीक है या नहीं है और इसमें आने वाले टाइम में क्या क्या सुधार करने चाहिए। यही चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। किसी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियाद बनाते हैं तो हमारे लिए यह बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यह जो मूल्य है वो सही और सुसंगत क्यों है। इसके बगैर संविधान के निर्माण में किसी मूल्य को आधार बनाना एकदम अधूरा रह जाएगा। अब आपको मैंने जो 4 पॉइंट्स बताए, ठीक है, इसमें मैंने बेसिकली आपको यही बताया है कि अगर हम संविधान को जानना चाहते हैं, देखो संविधान को जानना ही संविधान का दर्शन है। आप मंदिर जाते हो, ठीक है, आप दरगाह जाते हो या आप चर्च जाओ या फिर आप गुरुद्वारे जाओ, आप क्या करने जाते हो, दर्शन करने जाते हो, ठीक है, आप सामने जो हमारे भगवान हैं उनसे मिलने जाते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ जाते हो जस्ट विदाउट एनी रीज़न, ऐसा नहीं होता। हम जब वहाँ जा रहे हैं तो हम मन में कुछ ना कुछ लेके जाते हैं कि हमें ये मांगना है या हमें किसी चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है या कुछ भी हो, वो आपके अंदर पता होता है कि आप क्यों जा रहे हो मंदिर या आप क्यों जा रहे हो किसी ऐसे धार्मिक जगह पे। सेम चीज़ अगर हम जोड़ के देखें अपने संविधान से, तो अगर हम संविधान बना रहे थे उस वक्त, सपोज आप ही संविधान सभा में बैठे थे, आप बना रहे थे, तो आपने कुछ अपने पॉइंट्स दिमाग में रख के उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन कराए होंगे ना। आप संविधान सभा में बैठे हुए हो तो आपको पता होगा ना संविधान हमें किस तरीके से बनाना है, क्या उसमें पॉइंट्स ऐड ऑन किए जाने चाहिए। सेम चीज़ हुई थी वहाँ पे भी। संविधान सभा जब बनाई गई थी, संविधान सभा में बहुत टाइम तक बहस चली थी, एक बहुत लंबा पीरियड लगा था हमारा संविधान बनने में, 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम पीरियड लगा था। उसके बाद हमारा संविधान बन के रेडी हुआ था। तो इतने टाइम तक जब बना था ना संविधान, तो उसमें बहुत सारी बहस हुई, बहुत सारी बैठकें हुई, बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा हुई थी। उसके बाद हमारा संविधान बन गया, ठीक है। तो अगर हम संविधान को आज के टाइम में बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, हम संविधान को समझकर ये देखना चाहते हैं कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि हम संविधान सभा में क्या हुआ था वो जान लें। अगर हम संविधान सभा में क्या हुआ था वो जान लेंगे, देन हम समझ जाएंगे कि संविधान जो है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इससे क्या होगा, इससे आप रिलेट करके पढ़ पाओगे और जहां आप चीज़ों को रिलेट करना शुरू कर दोगे वहां पर आपके जो सारे पॉइंट्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे हमारे संविधान का जो राजनीतिक दर्शन है वो क्या है। इस दर्शन को एक शब्द में बताना बहुत ज़्यादा कठिन है, जैसा कि मैं भी आपको नहीं बता पाई एक वर्ड्स में या एक लाइन में, ठीक है। मैंने भी आपके ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट लिए ना आपको समझाने के लिए। सेम चीज़ है, हमारा संविधान किसी एक शीर्षक में अटकने से इनकार करता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक वर्ड में इसको समझा दिया जाए, क्योंकि यह उदारवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघवादी, सामुदायिक जीवन मूल्यों, धर्म और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकार वंचित वर्गों की जरूरत के प्रति संवेदनात्मक तथा एक सर्वसामान्य राष्ट्रीय पहचान के प्रति प्रतिबंधित संविधान है। अब देखो, जितनी मैं आपको इसको डीपली पढ़ा रही हूँ ना, उतने ही वर्ड्स ऐड ऑन होते जा रहे हैं। जैसे कि अभी तक मैंने संविधान संघवाद का नाम नहीं लिया था, सामुदायिक जीवन का नाम नहीं लिया था, भाषाई अल्पसंख्यक का नाम नहीं लिया था, बट क्या हुआ, ये भी वर्ड्स ऐड ऑन हो गए। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे ना जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा या आपको नॉलेज होगा बट मैंने इसमें ऐड ऑन नहीं किए होंगे, क्योंकि संविधान बहुत बड़ा है ना, तो उसको समझने के लिए जितना आप समझोगे ना उतना टाइम आपको कम पड़ जाएगा।
तो ये सभी चीज़ों के लिए उत्तरदायी कौन है? हमारा संविधान है। संविधान में इन सभी चीज़ों की व्याख्या है। तो जहाँ पे इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट होगा उसको वन वर्ड में या वन डेफिनेशन में जो है डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जो भारत का जो दर्शन है, सॉरी संविधान का जो दर्शन है, उसको एक वर्ड में बताना कठिन है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। संक्षेप में यह संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा एक न एक किस्म की राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबंधित है। इन सबके साथ साथ एक बुनियादी चीज और है, संविधान का जोर इस बात पर है कि जो इसका दर्शन है ना, वो शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाना चाहिए। तो आपको मैंने यहाँ तक सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। कोई भी डाउट होगा ना तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक हो पर्टिकुलर जो आपको ना समझ में आ, आप मुझे पिन कर देना, ठीक है। मैं आपको दोबारा से उसके ऊपर वीडियो बना के दे दूंगी, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। हमारे संविधान में ना कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिहाफ पर हमारा जो संविधान है ना वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, एक पर्सन को कितनी स्वतंत्रता दी गई है ये भी संविधान में मौजूद है, लिखा हुआ है। किसी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं उसके द्वारा जो इच्छा जागृत हो रही है, उसके बिहाफ पे किए गए कार्य करने की शक्ति, ठीक है। सिवाय उन चीज़ों के, सिवाय उन कामों के जो कानून उनको करने से मना करता है, क्योंकि वो दूसरे व्यक्ति यानी कि अन्य व्यक्तियों के शारीरिक, नैतिक, राजनीतिक और आर्थिक कल्याण के रक्षा के लिए लगाए गए हैं। एक पर्सन है, ठीक है, सपोज मैं ही हूँ, ठीक है, मेरे को वो सारी चीज़ें, वो सारी स्वतंत्रता प्राप्त है संविधान द्वारा, जिससे मैं अपनी इच्छा का कार्य कर सकती हूँ। सपोज मुझे पढ़ाना पसंद है, मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मुझे अगर कोई और काम करना हो, मुझे कहीं जाना होगा, मैं जा सकती हूँ। मुझे घर में रहना होगा, मैं घर में रहूँगी। मुझे अपनी इच्छा से काम करने की आज़ादी है, ठीक है। बट अगर मेरा मन होगा, मेरा इच्छा हो रही है मेरे अंदर कि मैं किसी को जाके थप्पड़ मार दूँ, इससे क्या होगा, उसकी शारीरिक हिंसा हो जाएगी, मैं शारीरिक रूप से हिंसा करूंगी। तो वो काम करने की मेरे को संविधान में अनुमति नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं किसी सामने वाले इंसान के शारीरिक बाधा डाल रही हूँ, उसके इच्छा के मुताबिक मैं काम नहीं करी। सपोज ये मेरी इच्छा है कि मैं उसको थप्पड़ मारूं, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, ये अहिंसा वाली चीज आ जाएगी और हमारा जो संविधान है वो अहिंसा करने से मना करता है, सॉरी हिंसा करने से मना करता है, अहिंसा बोल दिया मैंने, हिंसा करने से मना करता है, ठीक है। संविधान के बारे में गौर करने वाली जो बात है वो ये है कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंध है, यानी कि ये बताता है कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र रहने की अनुमति है। ये प्रतिबद्धता किसी चमत्कार के रूप में मेज के इर्द गिर्द चुपचाप बैठकर चिंतन मनन करने से नहीं आई है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेज के ऊपर बैठ गए, यानी कि टेबल कुर्सी लगा है वहां पे बैठ गए, ठीक है, कुछ बोलो नहीं, बस मन ही मन सोचते रहो, ऐसा नहीं हुआ, ऐसे करने से नहीं आई। ये जो हमारे पास अधिकार आया है ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, ये बहुत लंबे टाइम तक, कम से कम एक सदी तक चलने वाले निरंतर प्रयास जो किए गए थे बौद्धिक रूप से और राजनीतिक रूप से, उसके बाद हमें ये मिला है अधिकार। तो हमें इस अधिकार की वैल्यू करनी चाहिए। सेकंड हमारा पॉइंट है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं डिफाइन, एक न्याय संगत और निष्पक्ष सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करता है। यानी एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था, एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए ना जो कि सभी के साथ इक्वल हो, ठीक है, और निष्पक्ष हो। यानी कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो गलत का साथ ना दे के सही का साथ दें, ठीक है, सभी के लिए इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, उसको न्याय सामाजिक न्याय कहा जाता है। जहाँ पे सामाजिक स्तर पे जस्टिस हमें देखने को मिलता है और समुदाय के प्रत्येक सदस्य हेतु न्याय प्रदान किया जाता हो, उसको हम बोलेंगे सामाजिक न्याय। पहली बात तो ये है कि हमारा जो संविधान है सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारे संविधान में ऑलरेडी सामाजिक न्याय से रिलेटेड कानून है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति है, इनके लिए आरक्षण जो है ना संविधान में दिया गया है, ये इसका एक उदाहरण है।
संविधान निर्माताओं को विश्वास था कि मात्र समानता का अधिकार देने से ही इन वर्गों के साथ जो सदियों से अत्याचार होता हुआ आ रहा है और अन्याय होता हुआ आ रहा है ना, उससे मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसके अलावा भी इनको कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए, जिसको मताधिकार भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे अधिकार दिए गए जिसके बाद ही जो अनुसूचित जाति या जनजाति या फिर ऐसे कुछ वर्ग हैं जिनको आरक्षण की ज़रूरत है, उनको आरक्षण दिया गया। ठीक है, उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद ही सामाजिक न्याय का जो अवधारणा है ना, वो रियलिटी में लागू हो पाया है। अब हम देखेंगे कि जो विविधता और अल्पसंख्यक का जो अधिकार है उसका सम्मान, भारतीय संविधान समुदायों के बीच जो बराबरी का रिश्ता है उसको बढ़ावा देता है। हमारे देश में बहुत सारे समुदाय हैं अलग अलग तौर पर। अगर हम कास्ट के ऊपर देखें तो कास्ट में भी अलग अलग हैं, रिलीजन में देखा जाए रिलीजन भी अलग अलग हैं सबके, भाषाई तौर पर भी अलग अलग हैं। कई लोग तो मतलब जिस एरिया में रह रहे हैं वो दूसरे एरिया से अलग है। इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी सारी विविधता देखने को मिलती है। क्योंकि समुदायों के बीच अक्सर बराबरी का रिश्ता नहीं होता है, समुदाय के बीच एक दूसरे के लिए अक्सर ऊंच नीच का रिश्ता देखा जाता है, जैसा कि हम जाति के मामले में अक्सर देखते हैं। ये चीज़ तो हकीकत है और ये इंडिया में भी होता है। आप लोगों को भी पता होगा कि कास्ट के बिहाफ पे, रिलीजन के बिहाफ पे, ठीक है, रंग के बिहाफ पे या पैसों के बिहाफ पे बहुत सारी ऊंच नीच हमें देखने को मिलती है। तो इसी चीज़ों से रिलेटेड भी कुछ संविधान में कानून भी बनाए गए हैं। समुदाय को मान्यता ना देके इस समस्या का जो समाधान है आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसमें ये बोलते हैं कि जो समुदाय है ना उनको मान्यता ही मत दो। यानी कि समुदाय वर्ड जो है ना वो अगर ऊंच नीच के बारे में व्याख्या कर रहा है तो उस वर्ड को ना इम्पोर्टेंस ही मत दो। ऐसे करके तो हमारे जो ये जो प्रॉब्लम है ना इसका समाधान निकल सकता है। और ज़्यादातर जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सपोज अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ये सभी इस समस्या से निपटने के लिए इसी तरीके से समाधान का उपयोग करती हैं। यानी कि इसमें ये बोल दिया कि जो भेदभाव वाले समुदाय हैं उनको मान्यता ही मत दो, सबको इक्वल मान के चलो। चाहे वो, आपको पता होगा ना, धर्मनिरपेक्ष भी हमारे पास एक अधिकार है। हमारा जो भारत है वो किसी भी तरीके से किसी भी धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। भारतीय संविधान की नज़रों में सभी धर्म बराबर हैं। तो एक सेम पॉइंट ये भी बन जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी वही है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को निजी मामले मानकर स्वीकार करता है। यानी कि हमारा जो संविधान है और हमारी जो सरकार है ना वो ये बोलती है कि जो धर्म है वो एक निजी मामला है, उससे कोई मतलब नहीं है। ना संविधान को कोई मतलब है, ना ही सरकार को कोई मतलब है। ना सरकार के लिए कोई धर्म इम्पोर्टेंट है और ना ही संविधान के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी के लिए सभी धर्म समान हैं। कहने का अर्थ यह है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को आधिकारिक अथवा सामाजिक मान्यता प्रदान नहीं करता है। क्या इसका अर्थ ये हुआ कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो शुरुआत में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द था वो भारतीय संविधान में नहीं जोड़ा गया था, इसको बाद में जोड़ा भी गया है। बट स्टार्टिंग से ही हमारा जो भारत है और जो हमारा भारतीय संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष रहा है। क्योंकि किसी भी, अगर आपको पता होगा, संविधान सभा में मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे और भी धर्म और भी जातियों के लोग थे। सभी को इक्वल राइट्स मिले थे, सबके पास इक्वल अथॉरिटीज़ भी थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान सभा है और हमारा जो संविधान है वो क्या रहा है? धर्मनिरपेक्ष रहा है। अब हमारा आ जाएगा सार्वभौमिक मताधिकार, यानी कि 18+ वोट दे सकते हैं। तो जो सार्वभौमिक मताधिकार है ना वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अधिकार है और बहुत ज़्यादा बुनियादी आधारभूत इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है भारतीय संविधान में। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, 18 साल से अगर आप ऊपर हो तो आप वोट दे सकते हो, चाहे आप किसी भी रंग के हो, किसी भी लिंग के हो, किसी भी जाति या धर्म से बिलोंग करते हो। ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, ऊंच नीच यहाँ पर नहीं हमें देखने को मिलती है। बस आप 18+ होने ज़रूरी हो, उसके बाद आप किसी भी अपने मनपसंद राजनीतिक दल को वोट दे सकते हो। ठीक है, और हमारी ये जो राजनीतिक प्रक्रिया है इसका हिस्सा बन सकते हो। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा भारतीय संविधान का।
संघवाद, संघवाद से आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे क्योंकि ये एक पर्टिकुलर चैप्टर है हमारी इस बुक का। पूर्वोत्तर से जो संबंधित अनुच्छेद है, यानी कि हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उससे जो ये रिलेटेड अनुच्छेद है 371 की जगह देखकर भारतीय संविधान ने आसमतोल संघवाद जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा को अपनाया। संघवाद से संबंधित अध्याय हम इससे पहले देख चुके हैं, जो कि संविधान की एक मजबूत केंद्र सरकार की बात मानी गई है। यानी कि जो संघवाद है आपको पता होगा इसमें क्या लिखा हुआ है कि 3 लेवल पे हमारा सरकार चलता है, यानी कि केंद्रीय लेवल, राज्य लेवल और उसके बाद हमारा आ जाता है स्थानीय सरकारें। बट सबसे ज़्यादा जो शक्तियाँ वो किसके पास है? अधिक केंद्र सरकार के पास है, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान जो है वो केंद्र सरकार को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। संविधान का जो झुकाव है वो केंद्र सरकार की ओर हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसके बावजूद जो भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयां हैं, यानी कि राज्य सरकार और हमारा स्थानीय शासन, इनको भी कानूनी रूप से काफ़ी सारे अधिकार और काफ़ी हैसियत ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो यही हो गया हमारा संघवाद। संघवाद से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत ब्रीफ में बताई हैं। बट मैंने इन शॉर्ट यहाँ पे भी बता दिया कि जो संघवाद है वो बेसिकली 3 कैटेगरी में हमारी सरकार को बांटा गया है, 3 लेवल पे। केंद्र सरकार, ठीक है, राज्य सरकार, उसके बाद स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार पूरा भारत देखती है, ठीक है। राज्य सरकार उस राज्य को देखती है जिस राज्य के लिए वो सरकार बनी है, और जो स्थानीय शासन होता है वो उस पर्टिकुलर गांव, बस्ती या उस शहर को देखता है। अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है राष्ट्र पहचान। अगर आप लोग किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, सपोज आप अमेरिका जाते हो, आपसे कोई अमेरिकन आके पूछता है कि आप कहाँ से आए हो या आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन ये हो जाता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो आप क्या बोलोगे कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, या मैं यूपी से आया हूँ, मैं बंगाल से आया हूँ, या मैं बिहार से आया हूँ? ऐसा तो नहीं बोलोगे, आप यही बोलोगे ना, आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से आया हूँ। तो आपकी राष्ट्र पहचान क्या है? इंडियन। क्या आप लोग इंडियन हो? संविधान में समस्त भारतीय जनता को एक राष्ट्र पहचान पर निरंतर जोर दिया गया है। हमारे संविधान में भारतीय नागरिक लिखा है हर जगह पे, ठीक है। भारतीय नागरिक वर्ड यूज किया गया है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर जाति, धर्म, इसका यूज नहीं किया गया। डायरेक्ट हमें बोला गया है कि हम भारत की जनता हैं, हम भारतीय नागरिक हैं। तो ये हमारी राष्ट्र पहचान बन गई है। हमारी एक राष्ट्र पहचान का भाषा या धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। और हमारे जो भाषा और धर्म है ना, वो एक अलग चीज़ पड़ जाती है, बट हमारी राष्ट्र पहचान जो है वो यही है कि हम भारतीय नागरिक हैं। भारतीय संविधान में 2 पहचान जो हैं वो उनके बीच में संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, फिर भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्रदान की गई है। यानी कि हमारे भारत में हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, हम जिस भाषा का यूज़ करते हैं, वो भी हमारी एक राष्ट्रीय पहचान है। अगर कोई साउथ इंडियन पर्सन हमारी दिल्ली में आ जाए या फिर किसी नॉर्थ इंडिया के एरिया में आ जाए, तो उस पर्सन की हम भाषा देखकर ही पहचान जाते हैं कि ये बंदा साउथ इंडिया से आया हुआ है, साउथ इंडिया में रहने वाला है। तो उसकी एक पहचान क्या होगी राष्ट्रीय स्तर पर, कि उसकी भाषा या उसका धर्म भी हो जाता है। सपोज कोई बंदा है जो बंगाल से आया हुआ है या कोलकाता से आया हुआ है, तो हम उसके धर्म को देख के कि वो पर्सन बंगाली है, तो हम पहचान जाते हैं कि हाँ, ये बेसिकली जो बिलोंग करता है वो बांग्लादेश से, सॉरी, बंगाल से बिलोंग करता है या फिर कोलकाता से बिलोंग करता है, क्योंकि कोलकाता भी बंगाल का ही पार्ट है। तो इससे क्या हो जाता है, एक तो हमारी वो पहचान हो गई, बट हमारा सेकंड पहचान क्या बन जाता है कि हम भारत के नागरिक हैं, जो कि पूरे के पूरे जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो सभी की पहचान है कि वो भारत के नागरिक हैं। तो ये 2 अलग अलग हमारी पहचान हो गई, बट इनके बीच में भारतीय संविधान जो है वो संतुलन बनाने की कोशिश करता ही रहता है। बट अगर कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ठीक है, जहाँ पे किसी एक ही पहचान को हमें इम्पोर्टेंस देनी है, तो हम किसको देते हैं? इंडिया, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम इंडियन हैं, इस चीज़ को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, ना कि हम धर्म को या फिर हम किसी एरिया को, ना कि हम किसी एक भाषा को इम्पोर्टेंट उस टाइम पे देते हैं। हम सिर्फ इम्पोर्टेंस देते हैं तो किस बात को, कि हम इंडियन हैं।
इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो हम यहाँ पे कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं। बाकी चैप्टर से अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, शॉर्ट ही है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं था। सारी जो बात की गई है वो सिर्फ एक ही चीज़ पे की गई है कि जो भारतीय संविधान है इसका दर्शन क्या है। तो भारतीय संविधान का दर्शन यही है कि हम भारतीय संविधान को किस तरीके से समझ सकते हैं, उसमें यूज़ होने वाले जो वर्ड्स हैं उनको अगर हम समझ रहे हैं तो वही हो जाता है हमारा भारतीय संविधान का दर्शन। आपको हर चीज़ मैंने यहाँ पे समझा दी है, सारे के सारे जो 10 यूनिट्स थे इस बुक के वो हमने कवर कर लिए हैं। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके दूंगी वो चीज़ें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।